हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने एक अप्रोच डेवलप की थी कि पीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, उसको आप पहले कर लें क्योंकि आपका प्रीलिम्स भी होते जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे उतने ज़्यादा सही होंगे। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर होते हैं, और साथ में एक 7 नंबर के प्रश्नों को कैसे लिखना है, 10 नंबर के प्रश्नों को कैसे लिखना, ये भी आपको पता चलते रहेगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक स्थिति को हमने कंप्लीट कर लिया था, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें ज़्यादातर मैंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ये आसान टॉपिक है, अगर हमें कीवर्ड्स पता रहे, हेडिंग पता रहे, तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए, आज हम उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज का वो ये है कि हड़प्पा संस्कृति में धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन का मतलब ये है कि पूजा पाठ कैसे करते थे, साथ में विवाह वगैरह किस हिसाब से होता था, मृत्यु संस्कार जो होता था किस प्रकार से किया जाता था, प्रमुख देवी कौन थे, देवता कौन थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को। तो देखिए, जब आप इतिहास को आंसर लिखें तो आप ये होना चाहिए पहली लाइन कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर ये वर्ड्स आप जरूर लिखें। तो जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपत पूजा होती थी, लिंग पूजा होती थी, योनि पूजा होती थी, वृक्ष पूजा, साथ में अग्नि पूजा, जल पूजा, प्रतीक की पूजा और कुछ अन्य प्रथाएं हुई हैं। वर्तमान में अगर हम कहें पूजा पाठ, तो उसके लिए एक मंदिर या गुरुद्वारे या कुछ, जैसे मान लीजिए इस्लाम को मानने वाले हैं तो वहाँ मस्जिद वगैरह के प्रमाण मिलते हैं, मतलब आपको स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन सैधव काल जो था या हड़प्पा संस्कृति, वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह के प्रमाण नहीं मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी या फिर देवी के उपासक थे, तो किन आधारों पर कह रहे हैं? हमें बहुत सारी मोहरें मिली हुई हैं जिसमें देवी की आकृतियां थी। अग्नि पूजा के साक्ष्य जो हैं, हवन कुंड मिला कालीबंगा में, जो पशुपति के मोहरे वगैरह मिली, वहाँ पे आकृति उत्कीर्ण जिन्हें हम भगवान शिव से जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ आपको जरूर लिखना है। दूसरा ये है कि क्या बलि दी जाती थी या नहीं, तो बिल्कुल बलि की जो है साक्ष्य वगैरह मिले हुए हैं, कुत्ते के साथ में जो है दफनाया गया है। तो देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे धार्मिक जीवन में मातृ देवी के उपासक हुआ करते थे, देवियों की भांति देवताओं की भी उपासना की जाती थी, प्रमुख देवी को आपने यहाँ पे नाम लिख दिया है, ठीक है। या जैसे कि पशुपति हो गए, लिंग पूजा हो गई, योनि पूजा, वृक्ष पूजा। आपको पीपल के बहुत सारे मोहर हैं जिसमें पीपल की आकृति देखी गई है, तो हम कह सकते हैं ये वृक्षों की ही पूजा किया करते थे, ठीक है। स्नानागार मिला है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये लोग जल पूजा भी करते थे। बहुत सारे हाथी वगैरह के प्रतीक मिले हैं मोहरों में, तो प्रतीक पूजा भी थी। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा तो बहुत अच्छे से आप इसमें 2 पेज इतने पॉइंट में भर सकते हैं। इसके साथ में धार्मिक जीवन में विश्वास भी देखना रहता है, क्या ये भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो भूत भी हैं। तो ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास, जादू टोना पर विश्वास करते थे, लेकिन कहीं पे ताबीज वगैरह के प्रमाण नहीं मिले हुए हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला हुआ है। बैल को पशुपति का वाहक माना जाता था। एक फाख्ता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फाख्ता नाम के एक पवित्र पक्षी भी यहाँ पे पाया जाता था, ऐसे प्रमाण वगैरह मिले हुए। जो स्वास्तिक है वह संभवतः हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। बहुत सारे प्रतीकों में स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है, ठीक है। मृतक संस्कारों की अगर बात करें, किस प्रकार ये लोग मृतकों का शवादाहन करते थे, तो एक पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूरे शरीर को जो है ना जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, मतलब शरीर के कुछ अंगों को दफनाया जाता रहा होगा। और दाह संस्कार, मतलब अग्नि को समर्पित कर देना और जो भी है पंचतत्व में विलीन हो जाना। तो ये आपके हो गए धार्मिक विश्वास, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट आपके सफिशियंट होंगे, ठीक है। चलिए, स्थापत्य और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। स्थापत्य का मतलब आप साधारण समझ में ये समझिए कि क्या क्या
स्ट्रक्चर मिले हुए हैं, जैसे स्नानागार हुए, अन्नागार हुए, बहुमंजिला इमारतें हो गई, ये स्थापत्य में आ जाएगा। सड़क नालियाँ भी स्थापत्य में हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं, वैसे इसको मेंशन मत करिएगा, फिर ये हो जाएगा कि फिकोलॉजी चल रही है। हमारे पास अच्छे शब्द यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो स्थापत्य में अगर हम कहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थापत्य का इन लोगों ने संरक्षण काफ़ी अच्छे तरीके से किया रहा होगा, या स्थापत्य जो है काफ़ी उत्कृष्ट अवस्था में रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा अच्छा खासा था, नगरीय सभ्यता थी ये, आर्थिक रूप से संपन्नता इनके पास आ चुकी थी, ठीक है। इसी का जब आर्थिक रूप से संपन्नता आती है तो नगरों का विकास होता है। तो जो शहर वगैरह थे, शहर में काफ़ी अच्छे भवन थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, सड़क था, सार्वजनिक स्थानों का निर्माण किया गया था। अब आप देखिए, समृद्धि आ रही है तभी आपको गांव में भी पंचायत भवनों में सभागार वगैरह दिख रहे हैं। आज से 10 साल पहले पंचायत भवन जो है वो होता ही नहीं था, पेड़ के नीचे पंचायत लगा करती थी, लेकिन आज के डेट पंचायत भवन ही आ रहे हैं। क्यों? हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये सब चीज़ जो है संपन्नता के सूचक हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको सामूहिक भवन बहुत मिल रहे हैं, स्नानागार, अन्नागार, ये सब मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पादन होता रहा होगा तभी न अन्नागार मिल रहे हैं। जिसके पास खाने के लिए नहीं होगा, क्या वो बड़े बड़े ड्रम खरीद के रखेगा कि चलो ठीक है जो बच जाएगा उसको रख देंगे? वही किसान जो है बड़े ड्रम है रखेगा जिसके पास सरप्लस उत्पादन हो। मतलब वो जो हड़प्पा का समय रहा होगा वहाँ पे अगर ग्रेट गैनरी मिल रही है, विशाल अन्नागार मिल रहा है, इसका सिंपल सा अर्थ है कि सरप्लस उत्पादन था, ठीक है। अच्छा, ये आप कर सकते हैं। तो स्थापत्य में आपको ये भवन और साथ में जो नगरीय व्यवस्था है उसको बता देना है। मूर्तिकला में हमें मूर्तिकला के रूप में जो आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, एक पुजारी की मूर्ति मिली है, स्त्री की नग्न मूर्ति मिली हुई है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे मूर्तिकला विकसित रही होगी। साथ में धातु, मतलब आपको कांसे की मूर्तियाँ मिल रही, इसका मतलब क्या है कि धातुकर्म भी अच्छा रहा होगा, टीन और तांबे को मिलाकर चीज़ों को बनाई गई है। नृत्य और संगीत के प्रिय थे कि भाई मनोरंजन के रूप में ये लोग नाच गाना भी करते थे, सोम रस का पान वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं संस्कृति के रूप में। साथ में खान पान भी आप डाल सकते हैं कि भाई खान पान में ये लोग मांसाहार और शाकाहार दोनों का सेवन किया करते थे, सोम रस का भी पान करते थे, मदिरा का पान किया करते थे। यहाँ पे बहुत सारी मोहरे, मनके, मृतभांड वगैरह भी मिले हुए हैं, ठीक है। लेखन की बात करें तो लिपि का ज्ञान था, परंतु हम उन्हें पढ़ने में असमर्थ हैं। लगभग 400 अक्षर मिले हुए हैं, 600 प्रतीक वगैरह मिले हुए हैं। इस लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। और ये एग्ज़ाम में आई भी हुई है कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। और ये जो लिपि है इसको पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखते थे। इस विधि को जो है बाउस्ट्रोफेडिन कहा जाता है। ये भी आप एग्ज़ाम में जो है हो सकता है प्रीलिम से पूछ लिया जाए। तो मेरे ख्याल से आपको स्थापत्य और संस्कृति में काफ़ी पॉइंट मिल चुके हैं, एक पेज तो आप बड़े आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमसे कितना आता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा तय समय पे। तो अगर मेरे हिसाब से आप चलें और हर चीज़ के बारे में अगर आपको 100 शब्दों का भी नॉलेज हो तो आप बड़े आराम से जो है 7 नंबर वाले प्रश्न को भी ईजिली लिख सकते हैं, और वह यही जो हेडिंग है उसको एक्सप्लेन करके आप 2 पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से पीएससी में सब पढ़ने से बेटर है कि सब कुछ पढ़ लीजिए। मतलब जो जो चीज़ें थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लो। सबका मतलब यही है कि यार बहुत डिटेल में जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में जो है विज्ञान और तकनीकी कैसा रहा होगा। तो देखिए, नगरीय सभ्यता हम कह सकते हैं कि अपने जो है विकसित अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन हमें साक्ष्य बताना रहे किस आधार पर हम कहेंगे कि चलो ठीक है यह एक विकसित अवस्था में था। जैसे गणित की अगर बात की जाए तो आपको माप तौल प्रणाली में 16 के गुणज के आधार पर चीज़ों को मापा जाता था। तो भाई हम कह सकते हैं ना कि, और अभी भारत में भी जो आपने अगर कोई लोग पुराने होंगे तो सुने होंगे 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने, ठीक है। तो वो 16 आना जो रहता था वो 96 ही कह, मतलब 16 के गुणज में रहता था, ठीक है। तो इस तरह जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक।
और अभी सोने की भी जो माप होती है भारत में, 1 आना 2 आना, वैसे 10 ग्राम चलता है, लेकिन अभी भी आपको ग्रामीण लेवल में हर जगह ये चीज़ें दिख रही होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनको गणित का ज्ञान रहा होगा। दूसरा, आप साक्ष्य दे सकते हैं कि जो वहाँ पे सड़कें हुआ करती थी, अगर 90 डिग्री में काट रही हैं सड़कें, तो आखिर उन्हें जब बीजगणित का ज्ञान रहा होगा तभी ना ये चीज़ें कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे भारत में 90% शहर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सड़कें समकोण में नहीं काटती। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो भी आ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ जो बन रही हैं, वहीं पे आपको सड़कें जो है 90 डिग्री में मिलेंगी। ठीक है, मतलब जो अभी पिछले 10 वर्षों में जो चीज़ें हुई हैं, नहीं तो आप कहीं पे भी जाएं बहुत कम रहेगा कि आपको सड़कें जो है 90 डिग्री में मिल रही हों। ठीक। दूसरा, क्या इन्हें खगोल विज्ञान का ज्ञान था या नहीं था? बिल्कुल हम कह सकते हैं भाई, अगर हम कह रहे हैं कि इनके समय में कृषि जो थी वो बहुत अच्छी थी, ये लोग कृषि का जो सरप्लस था, अधिशेष था, उसी का तो व्यापार मैक्सिमम टाइम किया करते थे। तो भाई कृषि कब अच्छी रही? जब इन्हें ऋतुओं का ज्ञान रहा होगा, मतलब कब फसलों को बोना है और कब फिर उसको काटेंगे। अब उस समय पे आप देखिए तो नदियों के माध्यम से ही सिंचाई होती थी, तो वैसे तो इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें हमेशा वर्ष भर पानी रहता है, लेकिन बरसात कब हो रही है उसके पहले बोएंगे तभी धान का उत्पादन अच्छा होगा। वैसे उस समय पर जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ हुआ करती थी। तो ओवरऑल मेरा कहना ये है, सिर्फ आप इतना समझिए लिखने के लिए, कि हाँ उनको खगोल विज्ञान का ज्ञान था, जिसके प्रमाण हमें कृषि क्षेत्र में उत्तम प्रगति के माध्यम से मिल रहे हैं। ठीक है। क्या इन्हें रसायन या धातु शिल्प का ज्ञान था या नहीं? तो बिल्कुल रहा होगा। हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं को मिलकर बनाई गई है। तो हमारा से बहुत सारी है इनकी मूर्तियाँ वगैरह मिली हुई हैं, तो भी हम कह सकते हैं इनका ज्ञान था। कुछ आभूषण वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो आभूषण प्रिय भी थे ये, इस कारण हम कह सकते हैं कि धातु और रसायन का ज्ञान रहा होगा। चिकित्सा की बात करें कि चलो चिकित्सा वगैरह कैसी रही होगी, तो बिल्कुल इनको आयुर्वेद का ज्ञान था, बहुत सारी जड़ी बूटियों के प्रमाण वगैरह भी मिले हुए हैं। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान करते थे, नाली वगैरह बनी हुई थी, है ना, और इसीलिए जो घर के जो खिड़कियां वगैरह हैं, दरवाजे हैं, पीछे की ओर खुला करते थे ताकि गंदगी न आए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जागरूक रहे होंगे स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा चीज़ों, तभी तो ऐसा कर रहे हैं ना। साथ में ये बीमारियों से सजग रहते थे, औषधियों का ज्ञान वगैरह था। आखिर कोई जो है ना, बोलते हैं आज के डेट में दवा दारू करा लेना, तो अगर ये लोग दारू या सोम रस का पान करते थे, ठीक है, तो क्या था, इनको औषधियों ज्ञान, तभी तो ये लोग सोम बना पा रहे थे। नहीं तो जैसे आज के डेट में मुझसे कोई कह दिया तो मुझसे नहीं बनेगा बनाते हुए, मतलब ज्ञान नहीं है इस चीज़ों का। आगे तो आप ऐसे अंतिम में लिख सकते हो, उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विज्ञान था विकसित अवस्था में था। कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं व्यवसाय चरम पे था, व्यवसाय बहुत अच्छा हो चुका था, विदेशी व्यापार भी ये लोग किया करते थे। तो इसके प्रमाण कहाँ पे मिले? इसके प्रमाण हमें जो है बंदरगाह के आसपास जो विदेशी मुद्राएं मिली हुई हैं उससे हम कह सकते, जैसे मान लीजिए लोथल जो था वहाँ पे मेसोपोटामिया हुए या इनकी मोहर मिल रही है, तो सिंपल सा अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति वहाँ से आया होगा तो अपने साथ वहाँ की मुद्राएं वगैरह लेकर आया, तो हम कह सकते हैं कि चरम पे रहा होगा। इसके अलावा जब हम इन सभ्यताओं का उत्खनन वगैरह करें तो भारत के जो कुछ हैं मुद्राएं वहाँ पे मिल रही हैं, वही पैटर्न मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ चलो चीज़ें सेम ही हैं। साथ में तो ये चीज़ें जो है ना, ये प्री के लिए बहुत ज़रूरी है। मेंस में तो आपके नंबर बढ़ाएंगे ही, लेकिन प्री के लिए ही बहुत ज़रूरी है। डाकयार्ड बंदरगाह लोथल में था। कांसे की नृत्य की मोहनजोदाड़ो में मिली, जिसे देवदासी हम कह सकते हैं रही होगी। सूती के कपड़े के साक्ष्य हुए। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, विशाल अन्नागार, जहाज के निशान वाली मुहर, कांसे का पैमाना और पशुपति की प्रतिमा, ये मोहनजोदाड़ो से मिले हुए। यहाँ पे विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाज के निशान वाली मुहर कहाँ से मिली। तो जहाज हमारे दिमाग में आएगा कि अरे यार ये सुतका डोंड या फिर लोथल में रहा होगा, क्योंकि बंदरगाह है तो यही थे। तो हाँ डेफिनेटली वहाँ से व्यापार, समुद्री व्यापार हुआ करता था, लेकिन जहाज की जो मुहर है वो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है।
R37 पैटर्न की जो कब्रिस्तान है ये हड़प्पा से, और माता देवी की प्रतिमा भी हड़प्पा से मिली हुई है। मनके बनाने का कारखाना जो है चूहंदड़ों से मिला हुआ है, जो कि सिंध प्रांत में है। लकड़ी की नाली जो है कालीबंगा से मिली है। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। यज्ञ की विधि जो है कालीबंगा से मिली हुई है। चावल की खेती के साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं। गेहूं की खेती के साक्ष्य रंगपुर से। जौ की खेती बनवाली, और घोड़े का कंकाल हमें सुतका डोंट जो है वहाँ से मिला हुआ है। तो ये प्रमाण जरूर याद रखें, आंसर राइटिंग में बहुत आपको हेल्प करेंगे। अब देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था उस समय की कैसी रही होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनते जा रहा है, तो अगले वीडियो में आपको राजनीतिक व्यवस्था बता दूंगा। आप अपने जो सुझाव हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर दें, और लिखते रहिए, क्योंकि अगर आप पीएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक नहीं करना चाहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि जो लोग स्पेशली मेंस दिए हुए हैं उनको दो दिक्कत आती है। पहली दिक्कत ये है कि कुछ प्रश्न नहीं बनते, वो कुछ होते हैं, बहुत ही कुछ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर वाले जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो 3-4 रहेंगे, और 11 नंबर वाले पूरे बनेंगे आपसे, 7 नंबर वाले एक आध छूट सकता है। मतलब पूरे 300 नंबर का जो पेपर होने वाला है, उस 300 नंबर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 नंबर का आपसे होगा जो नहीं बनेगा। बाकी 280 नंबर आपके हाथ में रहेंगे, और उस 280 में अगर आपने ऑन एवरेज 60% भी स्कोर कर लिया, 50% 60%, तो टॉपर की रैंक में आप रहेंगे। और बस वही सब कुछ पढ़ना है, यही थोड़ा थोड़ा पढ़िए और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छे नंबर आए। चलिए, थैंक यू, बाय।